जिस जीवन को हम अपने आसपास देखते हैं वो कई सालों के विकास के बाद बना है। अगर हम इस विकास के ओरिजिन तक जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस सब की शुरुआत धरती पर मौजूद समुद्रों की गहराई में हुई थी, जब कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड की अभिक्रियाओं से सबसे पहले यूनिसेलुलर का जन्म हुआ था। ये एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया कहलाए। जब छोटे जीव निरंतर विकास करते गए और धीरे धीरे इन्होंने एक बड़े जीव का रूप ले लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह घटना सिर्फ हमारे ग्रह पर हुई? हमारे ग्रह पर उस समय सभी एलिमेंट्स थे जो एक कोशिका के निर्माण में जरूरी होते हैं। जल भी एक ऐसा ही एलिमेंट है जो किसी भी तरह के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अरबों साल पहले पैदा हुए एक कोशिकीय जीव हों या फिर आज इस ग्रह पर रहने वाले बड़े बड़े जानवर, सभी को जिंदा रखने के लिए पानी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे ही ग्रह पर मौजूद है। वैज्ञानिकों द्वारा सालों तक की गई स्टडी से ये साबित हुआ है कि सौरमंडल के बाहर भी कई सारे ऐसे पिंड हैं जहां पर H2O यानी कि पानी किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद है। फिर चाहे वो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में हो या फिर सतह पर बहते हुए बड़े बड़े महासागरों के रूप में हो। अब हम हमारी उस परिकल्पना पर वापस आएं कि जैसी घटना पृथ्वी पर समुद्रों की गहराई में हुई और यहाँ पर जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, क्या वैसा ही कुछ सौरमंडल के उन पिंडों पर भी हुआ होगा जहाँ पर हालात हमारी धरती की तरह हैं और जीवन के लिए वो सभी तत्व भी, खासकर पानी, वहाँ पर मौजूद है। इस वीडियो में हम हमारी धरती के बाहर इस अंधेरे ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे पिंड मौजूद हैं उन पर थोड़ी सी नजर डालने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि क्या उन पर पानी मौजूद है और क्या उस पानी में जीवन मौजूद है। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी चंद्रमा से, जो कि फिलहाल हमारी पहुंच में भी है और जिस चीज को हम खोजने जा रहे हैं उसके होने की उम्मीद भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि 3.5 बिलियन साल पहले चंद्रमा पर एक ठीक ठाक वायुमंडल था और सतह पर तरल रूप में बहने वाला पानी भी मौजूद था। लेकिन अब यहाँ की जमीन बंजर ही दिखाई पड़ती है। हालांकि पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस रूप में वो मौजूद है उसको ढूंढना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चांद पर मौजूद एक क्रेटर की तस्वीरें हैं जो कि खींची गई थी मून मिनरोलॉजी मैपर से, जो कि इसरो के चंद्रयान 1 के साथ चांद पर ले जाया गया था। इससे प्राप्त हुए डेटा के जरिए ये कंफर्म हुआ कि चांद पर मौजूद कुछ क्रेटर्स में पानी की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है। 2024 में नासा पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट नाम का एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य होगा चांद पर पानी की मौजूदगी की जांच करना और ये देखना कि ये पानी उपयोग करने के लायक है भी या नहीं। आइए अब चांद से थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रह नहीं, बल्कि ये अरबों साल पहले का मंगल ग्रह है, जहाँ की सतह पर एक अनमोल चीज बह रही है जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है H2O। लेकिन आज हम जो मंगल देखते हैं वो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। जब किसी टेलीस्कोप से हम मंगल ग्रह को देखते हैं तो वो एक लाल पिंड के रूप में दिखाई देता है और जब इसकी सतह पर उतरते हैं तो हमें दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई देती है। मंगल का ये सारा पानी आखिर कहाँ चला गया? नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की स्टडी करते हुए करीब 18 साल होने को हैं। इससे जो डेटा प्राप्त हुआ है उससे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के इतिहास को ठीक तरह से समझा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक करीब 2 से 2.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर पानी की नदियां बहा करती थीं, लेकिन समय के साथ इसका एटमॉस्फेयर कमजोर पड़ता गया। इसका पानी धीरे धीरे कम होता गया। वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में यह अंतरिक्ष में कहीं खो गया। कुछ हमारे सूरज की सोलर विंड्स की वजह से सूख गया और आज ये ग्रह एकदम बंजर दिखाई पड़ता है। 2018 इटालियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक सब ग्लेशियल लेक की खोज की। ये मंगल ग्रह पर मौजूद साउदर्न पोलर आइस कैप के 1.5 किलोमीटर अंदर पाई गई। ये एक बहुत बड़ी लेक है। ये मंगल ग्रह पर खोजी गई अब तक की पहली ऐसी स्टेबल बॉडी है जहां पर लिक्विड रूप में पानी होने की संभावना काफी ज्यादा है। यहाँ पर तापमान -68 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम पैराक्लोरेट के एंटी फ्रीजिंग इफेक्ट के कारण लेक में मौजूद पानी का लिक्विड रूप में रहना वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। अब अगर हम मार्स से थोड़ा और आगे चलें तो हमें सौरमंडल का जो दूसरा पिंड मिलेगा जहाँ पर हम पानी की कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वो होगा जुपिटर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा
उसका एक उपग्रह यूरोपा। इस उपग्रह पर ऑर्बिटल और रोटेशनल एनर्जी की वजह से कुछ हीट उत्पन्न होती है, उसको टाइडल फ्लेक्सिंग कहा जाता है, और इसी की वजह से यूरोपा की सब सरफेस में मौजूद पानी अपना लिक्विड रूप बरकरार रख पाता है। जुपिटर की स्टडी के लिए भेजे गए कई सारे स्पेस मिशंस ने यूरोपा को भी काफी ज्यादा स्टडी किया है। अब तक जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है और जो रिसर्च हुई है, उससे इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह, जो कि पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा लिक्विड वाटर का महासागर हो सकता है। अब इस बात की कंफर्मेशन तो तभी होगी जब हम यूरोपा पर कोई बहुत बड़ा मिशन भेजेंगे और इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन फिर भी यूरोपा उन पिंडों की लिस्ट में अपना नाम रखता है, जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर लिक्विड वाटर होगा। अगर आप यूरोपा के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एनसेलेडस। चलिए अब हम सौरमंडल में पानी ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इस बार हमें ग्रह से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर के पड़ोसी सैटर्न की ऑर्बिट में एक ऐसा उपग्रह है जहां पर तरल रूप में पानी होने की संभावना हो सकती है। इस ग्रह का नाम है एनसेलेडस। 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त हुए डेटा से यहाँ पर पानी होने के कुछ सबूत मिले थे। 2010 में ग्रेविमेट्रिक डेटा से ये भी कंफर्म हुआ कि यहाँ पर भी सब सरफेस ओशन मौजूद हैं। एक्सोप्लैनेट्स। हमने उन पिंडों की तो बात कर ली जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और इनमें पानी होने की संभावना है। लेकिन चलिए अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर चलते हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। वैज्ञानिक कई सालों से सौरमंडल के बाहर ऐसे ग्रहों की खोज करने में लगे हुए हैं जो कि हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, जहां पर जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद होने की संभावनाएं हो। ऐसे ग्रहों की खोज टेलीस्कोप्स द्वारा की जाती है और इन ग्रहों को नाम दिया जाता है एक्सोप्लैनेट्स। अब तक कई सारे एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया गया है और इनमें से कई सारे ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा संभावना है तरल रूप में पानी होने की, और कुछ संभावना है उसी पानी के अंदर जीवन पनपने की भी। क्योंकि हमारे पास इन ग्रहों का सिर्फ टेलीस्कोपिक डेटा है, हम कोई भी बात पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन ब्रह्मांड में पानी की खोज हम जब भी करेंगे तो इन एक्सोप्लैनेट्स का नाम जरूर आएगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारे सौरमंडल के सबसे पास स्थित ऐसा एक्सोप्लैनेट जहां पर पानी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है और यहाँ पर शायद तरल रूप में पानी मौजूद होगा, और इस पानी के अंदर जीवन के कई और तत्व होने का भी वैज्ञानिकों को अनुमान है। केपलर 22b। केपलर 22b एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है और इस पर तरल रूप में पानी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर पानी को तरल रखने के लिए बिल्कुल सही है। इसका टेम्परेचर करीब 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि न सिर्फ पानी होने की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि इस टेम्परेचर में किसी भी तरह का जीवन आराम से पनप सकता है। अभी तक हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हम सौरमंडल के बाहर जाकर किसी और तारामंडल में मौजूद ग्रहों पर रिसर्च कर सकें। अभी हमें ऐसे ग्रहों की रिसर्च के लिए केवल टेलीस्कोप्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन विज्ञान का विकास कभी रुकता नहीं है और भविष्य में शायद ये जरूर संभव हो पाएगा कि हम इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद ग्रहों पर भी जीवन के तत्वों की खोज कर पाएं। लाइफ, जिसे लेकर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हमारी धरती पर कार्बन बेस्ड लाइफ मौजूद है, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि इस असीम ब्रह्मांड में भी कहीं और कार्बन बेस्ड लाइफ मौजूद हो सकती है। हालांकि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ का टॉपिक भी एस्ट्रोनॉमी की इस दुनिया में खूब चर्चा में रहता है। हालांकि अगर बात की जाए उस लाइफ की जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो हमारी धरती पर मिलने वाली कार्बन बेस्ड लाइफ ही है। धरती पर मिलने वाले जीवन की साइकोलॉजी, बायोलॉजी और एवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर तो हमने गौर कर लिया है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पानी एक ऐसी चीज है जिसने जीवन को धरती पर आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। हम ये मानते हैं कि शुरुआती जीवन पानी में ही विकसित हुआ था और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पानी से निकलकर बाहर जमीन पर भी इवॉल्व हुआ। आज भी अगर हम कहीं पर जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को ही खोजा जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पानी जीवन के पनपने से लेकर उसके विकास तक हर जगह पर जरूरी रहता है।
अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड पर हमें पानी मिल जाता है तो वहां पर उस बॉडी पर जीवन के मिलने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर हम अपने सौरमंडल की बात करें तो पृथ्वी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पानी खोजा गया है तो वो है यूरोपा यानी कि बृहस्पति ग्रह का एक चांद। हालांकि माना तो ये जाता है कि इस चांद पर हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा पानी हो सकता है। इसके अलावा हमारे अपने चांद पर भी पानी की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमें जीवन के कोई निशान नहीं मिले हैं। लेकिन हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अपनी खोज को अनाउंस करते हुए ये कहा है कि उन्होंने पानी और जीवन के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। दरअसल इस टीम ने हमारी पृथ्वी से तकरीबन 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में एक बाइनरी स्टार सिस्टम को खोजा है। ये बाइनरी स्टार सिस्टम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो महत्वपूर्ण है वो इसमें से किसी एक तारे का चक्कर लगा रहा ये प्लेनेट, जिसका नाम है TOI 1452b। जी हाँ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये प्लेनेट हमारी धरती से साइज में बस थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा है और भार में भी बस यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा ही ज्यादा भारी है। ये अपने पेरेंट स्टार से एकदम सही दूरी पर भी मौजूद है, न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा। इसका वातावरण एकदम परफेक्ट है लिक्विड वाटर को सस्टेन करने के लिए। लेकिन यहाँ तक ये चीज भी इस प्लेनेट को खास नहीं बनाती। इसे खास बनाता है इस प्लेनेट पर मौजूद पानी। जी हाँ, इस ग्रह पर पानी ही पानी है, हमारी और आपकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा पानी, और इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इस प्लेनेट को ओशन प्लेनेट कह रही हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस अतरंगी प्लेनेट के बारे में। 12 अगस्त सन 2022 को द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश हुए इस आर्टिकल में हमें इस यूनिक एक्सोप्लैनेट के बारे में पता चला। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ऑब्जर्वेटरी डू मॉन्ट मैग्नेटिक यानी कि ओम और आयरेक्स के डायरेक्टर रेने डोयोन कहते हैं कि उन्हें अपनी इस खोज पर बहुत ज्यादा गर्व है। ये खोज दिखाती है कि हमारे रिसर्चर्स और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कितना ज्यादा दम है। और फिर वो ओम का धन्यवाद करते हैं, जो कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना शायद इस एक्सोप्लैनेट की खोज ही ना हो पाती। इस खोज के लिए नासा के ही एक स्पेस टेलीस्कोप टेस के ही डेटा को खंगाला गया था। टेस के ही सिग्नल के आधार पर यह देखा गया कि एक तारे की चमक में हर 11 दिन बाद कमी हो जाती थी, जिससे ये तो साफ हो गया था कि हर 11 दिन बाद एक प्लेनेट उस तारे और हमारे टेलीस्कोप के बीच से गुजर रहा था। प्लेनेट तो कंफर्म हो चुका था, लेकिन चमक में हो रही कमी के आधार पर यह पता लगाया गया कि जो प्लेनेट उस तारे का चक्कर लगा रहा है वो हमारी धरती से करीब 70% ज्यादा बड़ा है। इसके बाद ओम इंस्ट्रूमेंट से इस नए खोजे गए प्लेनेट के रेडियस का पता लगाया गया और इस प्लेनेट के नेचर को भी गहराई से स्टडी किया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये मेक श्योर करना था कि वाकई में जो उन्होंने खोजा है वो कोई एक्सोप्लैनेट ही है या ये कहीं कुछ और तो नहीं है। तो इस पड़ताल में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जिस होस्ट स्टार को ये एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट कर रहा था वो हमारे सूर्य से काफी छोटा है। इस पेरेंट स्टार का नाम है TOI 1452 और असल में ये स्टार एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इसमें दो तारे एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। दोनों ही तारों के बीच की दूरी करीब 97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जो कि हमारे सूर्य और प्लूटो की बीच की दूरी से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है। ये दूरी इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इस पूरे बाइनरी सिस्टम की दूरी हमसे काफी ज्यादा है। इस लेटेस्ट टेलीस्कोप ने इन दोनों ही तारों को एक सिंगल पॉइंट के रूप में देखा है। हालांकि ओम इंस्ट्रूमेंट पर लगा पेस्टो कैमरा इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि इसने दोनों ही तारों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में पहचान लिया। जापान की एक टीम ने भी इसी बाइनरी सिस्टम को लेकर एक ऑब्जर्वेशन की थी, जिसमें उन्होंने इस प्लेनेट को कंफर्म कर दिया था। वहीं अगर बात की जाए इस खोजे गए एक्सोप्लैनेट की, तो ये एक्सोप्लैनेट TOI 1452b प्रोबेबली हमारी धरती की तरह एक चट्टानी ग्रह हो सकता है, लेकिन इसका रेडियस, मास और डेंसिटी से ये लगता है कि ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। हमारी धरती काफी हद तक एक ड्राई प्लेनेट है। हालांकि ये भी सही है कि हम धरती को इस पर पाए जाने वाले पानी की वजह से नीला ग्रह भी कह देते हैं, जिसकी वजह यह है कि धरती की सरफेस को करीब 70% पानी ने ही कवर किया हुआ है। लेकिन वहीं अगर धरती का मास देखा जाए तो धरती पर मौजूद पानी इसके कुल मास का सिर्फ 1% ही है, जिसे हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं। लेकिन जब बात आती है इस एक्सोप्लैनेट की, तो TOI 1452b के कुल मास का लगभग 30% पानी ही है। तो आप खुद ही सोचिए
कि इस एक्सोप्लैनेट पर कितना पानी है, कहाँ धरती का 1% और कहाँ इस एक्सोप्लैनेट का 30%, और ऊपर से ये साइज में भी काफी बड़ा है। लेकिन इस प्लैनेट को लेकर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है आइए समझते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ एक्सोप्लैनेट ऐसे हैं जहां पर हमें प्रचुर मात्रा में पानी मिल सकता है, और हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जिनका साइज हमारी धरती और नेपच्यून के बीच में ही कहीं रहता है। लेकिन इनमें से हमें काफी प्लैनेट्स ऐसे मिले हैं जिनकी डेंसिटी को सिर्फ इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इनका ज्यादातर भाग हल्के पदार्थों से बना हो, जैसे कि पानी, और इन्हीं हाइपोथेटिकल वर्ल्ड्स को ओशन प्लैनेट्स कहा जाता है। हालांकि ये संज्ञा इन प्लैनेट्स को वैज्ञानिकों ने यूं ही नहीं दे दी है। कैलकुलेशंस, रिसर्च वर्क इस ओशन वर्ल्ड हाइपोथेसिस को सपोर्ट भी करते हैं, और इसी तरह TOI 1452 भी इसी तरह के ओशन वर्ल्ड का एक बेस्ट कैंडिडेट है, जिसकी लोअर डेंसिटी हमें कंक्लूड करने पर मजबूर करती है कि हम ये मान लें कि ये ग्रह ज्यादातर पानी से ही बना हुआ है। अदरवाइज इस प्लैनेट पर हमारी धरती की तरह मेटल्स और रॉक्स भी मौजूद हो सकते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि ये एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले जुपिटर के चांद गैनीमेड और कैलिस्टो और शनि ग्रह के चांद टाइटन और एनसेलेडस को 30% वाटर प्रोपोर्शन के मामले में काफी हद तक सिमिलर मालूम पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि ये वाकई में पानी से ही बना हुआ है या फिर किसी और हल्की चीज से। वैज्ञानिक इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं। हालांकि ये एक्सोप्लैनेट धरती के काफी करीब मौजूद है, तो इस न्यूली ऑपरेशनल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी इसे एनालाइज किया जा सकता है, और हो सकता है कि वेब संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दे। रिसर्चर रेने डोयोन कहते हैं कि वेब टेलीस्कोप से इसकी ऑब्जर्वेशन TOI 1452b को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी है, और जैसे ही ये संभव होगा वो इस रहस्यमय दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए वेब टेलीस्कोप का टाइम जरूर बुक करेंगे। उनका कहना है कि अगर ये ओशन वर्ल्ड ना भी निकले, फिर भी ये स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन टारगेट है, क्योंकि ये सुपर अर्थ और सब नेपच्यून की कैटेगरी के एकदम बीचों बीच में आता है। तो इससे हमें एक्सोप्लैनेट्स को और भी बेहतरी से समझने में मदद मिलेगी। प्लैनेट नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी मेजर प्लैनेट। हालांकि 2006 से पहले ये खिताब प्लूटो के नाम था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के निर्णय के बाद प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया, और नेपच्यून एक बार फिर से हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह बन गया। सूर्य से अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो वो करीब 2.8 बिलियन माइल्स के करीब है, और इस दूरी का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इसे सूर्य को ऑर्बिट करने में करीब 164.8 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये प्लैनेट हमारे लिए इतना ज्यादा रहस्यमयी है। सूर्य से अरबों मील दूर अंतरिक्ष के घुप अंधेरे में चक्कर काट रहा ये ग्रह आज भी हमारे लिए कई सवाल लेकर खड़ा है। कहा जाता है कि सन 1612 में गैलीलियो गैलीली ने भी नेपच्यून को देखा था। उनकी ऑब्जर्वेशंस के कई सबूत हमें मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये कोई तारा है, और इस तरह से नेपच्यून को उन्होंने दोबारा कभी नोटिस ही नहीं किया। इसके करीब 200 साल तक इसके बारे में ना कोई जानता था और ना ही किसी ने नेपच्यून को देखा था। किसी ने इसे खोजने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद सन 1821 में एलेक्सिस बोवार्ड ने यूरेनस को स्टडी करते हुए उसके ऑर्बिट में कुछ डेविएशंस को नोटिस किया, और उसके कंक्लूजन में बोवार्ड ने यह हाइपोथेसाइज किया कि यूरेनस के बाद भी कोई बड़ा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कैलकुलेशंस में तो बोवार्ड ने नेपच्यून को लगभग खोज ही लिया था, लेकिन अभी भी असलियत में इसे देखा जाना बाकी था। 1843 में जॉन काउच एडम्स भी यूरेनस की ऑर्बिट को स्टडी कर रहे थे। 1846 तक आते आते उनकी कैलकुलेशंस भी एक नए प्लैनेट की ओर इशारा कर रही थी। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक अर्विन ली वेरियर भी इंडिपेंडेंटली अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे, और इन सब की कैलकुलेशंस एक अनजाने ग्रह की ओर ही इशारा कर रही थी, जिसे खोजा जाना अभी बाकी था। और आखिरकार ली वेरियर की बताई गई लोकेशन के आसपास ही जॉन गॉटफ्राइड गेल ने उस मिस्ट्री प्लैनेट को खोज ही लिया। 23 सितंबर सन 1846 का वो दिन, जब सदियों से चला आ रहा आखिरी प्लैनेट का वो रहस्य खत्म हुआ और हमें 8वां ग्रह नेपच्यून मिला। अब एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी थी
लेकिन कई और सवाल अभी भी बाकी थे। डायमीटर के लिहाज से यह ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे भारी और गैस प्लैनेट्स में सबसे डेंस प्लैनेट नेपच्यून ही है। अगर हमारी पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो नेपच्यून का भार 17 पृथ्वियों के बराबर है। अपने पड़ोसी यूरेनस से बस थोड़ा सा ज्यादा भारी नेपच्यून प्लैनेट एक आइस जाइंट प्लैनेट है जो कि पूरी तरह से गैस, लिक्विड और बर्फ से बना हुआ है। सौरमंडल के इस आखिरी छोर पर सूरज की रोशनी बहुत कम रह जाती है और इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। नेपच्यून पर मौजूद मीथेन इसी वजह से एक खास पैटर्न में वाइब्रेट करती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक ब्लू कलर देखने को मिलता है। दरअसल इस प्लेनेट को इसके नीले रंग की वजह से ही समुद्र के देवता का नाम मिला है। लेकिन नेपच्यून के बारे में सिर्फ इतना जान लेना ही काफी नहीं था। हमारे पास नेपच्यून के बारे में सिर्फ वही जानकारी थी जो हमने यहाँ धरती पर रहकर कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए हासिल की थी। पर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला था। एक तो ये ग्रह इतना दूर था और ऊपर से जानकारी का अभाव, इन सब चीजों ने इस ग्रह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। अब हमें जरूरत थी इस ग्रह के और पास जाने की ताकि हम ये पता कर सकें कि आखिर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में चल क्या रहा है। सन 1977 में नासा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करता है जो खास तौर पर हमारे सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए थे और ये स्टडी कंप्लीट करके इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल जाना था। करीब 12 साल बाद सन 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून को फ्लाई बाय करता है और हमें नेपच्यून की पहली साफ तस्वीर देखने को मिलती है। ये पहली बार था जब हमने नेपच्यून को इतना साफ देखा था। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी नेपच्यून को स्टडी किया, लेकिन हबल की इमेजेस में डेटा तो बहुत खूब था लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। वॉयेजर की इमेजेस तकरीबन 30 साल तक नेपच्यून की सबसे क्लियर इमेजेस बनी रही, लेकिन दिसंबर 2021 को लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया और पेश है JWST द्वारा ली गई नेपच्यून की ये इमेज। वॉयेजर के करीब 30 साल बाद वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। नियर इंफ्रारेड कैमरा से ली गई इस इमेज में हमें नेपच्यून और उसके आसपास की हर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इस इमेज में हमें नेपच्यून नीले नहीं बल्कि डार्क यानी कि गहरे रंग का दिखाई दे रहा है जो कि मीथेन गैस की वजह से है। मीथेन गैस इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से नेपच्यून डार्क दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ इमेज में कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं जो कि नेपच्यून पर मौजूद मीथेन गैस और आइस के बादल हैं। इसके अलावा हमें पहली बार तस्वीरों में नेपच्यून का रिंग सिस्टम देखने को मिला और वो भी इतना क्लियर। हालांकि नेपच्यून के रिंग सिस्टम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे थे, क्या वाकई में नेपच्यून के पास कोई रिंग्स हैं भी या नहीं। ये कंफ्यूजन काफी समय तक लोगों में रहा क्योंकि नेपच्यून हमसे इतना दूर है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस में रिंग्स दिखाई ही नहीं देती। लेकिन JWST की इस इमेज में रिंग्स को हम साफ तौर पर देख सकते हैं। नेपच्यून की ये रिंग्स छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और आइस की बनी हुई हैं और इसलिए इन्हें देख पाना काफी मुश्किल रहता है। ग्रह के बीचों बीच दिख रही ये ब्राइट लाइंस इस प्लेनेट पर चल रही भयानक तबाही का प्रतीक हैं। जी हाँ, ये है नेपच्यून पर चलने वाली इस सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं। यहाँ पर हमेशा तूफान बनते ही रहते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तो स्पेस का भयंकर सूनापन और ऊपर से नेपच्यून के ये तूफान। शायद ही कोई होगा जो ऐसे में यहाँ पर जाने की हिम्मत करेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस में कोई भी स्पेस प्रोब नेपच्यून पर सरवाइव कर पाएगा? हालांकि ये हवाएं तो फिर भी कुछ नहीं है। नेपच्यून की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है, इवन इसे सोलर सिस्टम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये है द ग्रेट डार्क स्पॉट। पहली बार इन मिस्टीरियस डार्क स्पॉट्स को वॉयेजर 2 ने सन 1989 को ऑब्जर्व किया था। नेपच्यून के सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद वो डार्क स्पॉट देखने में जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही लग रहा था, लेकिन वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सन 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपच्यून की ओर देखा। वो डार्क स्पॉट गायब हो चुका था, यानी कि नेपच्यून के डार्क स्पॉट का पूरा मैकेनिज्म जुपिटर पर पाए जाने वाले द ग्रेट रेड स्पॉट से बिल्कुल अलग था। जहां ग्रेट रेड स्पॉट पिछले कई 100 सालों से जुपिटर पर ऐसे ही मौजूद है, लेकिन वहीं डार्क स्पॉट की लाइफ काफी कम है।
कुछ ही समय बाद वैज्ञानिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गए थे कि एक और डार्क स्पॉट नेपच्यून पर दूसरी जगह बन चुका था और ये करीब 1998 से सन 2000 तक गायब हो गया। सूर्य से अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो वो करीब 2.8 बिलियन माइल्स के करीब है और इस दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे सूर्य को ऑर्बिट करने में करीब 164.8 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि ये प्लेनेट हमारे लिए इतना ज्यादा रहस्यमयी है। सूर्य से अरबों मील दूर अंतरिक्ष के घुप अंधेरे में चक्कर काट रहा ये ग्रह आज भी हमारे लिए कई सवाल लेकर खड़ा है। कहा जाता है कि सन 1612 में गैलीलियो गैलीली ने भी नेपच्यून को देखा था। उनकी ऑब्जर्वेशंस के कई सबूत हमें मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये कोई तारा है और इस तरह से नेपच्यून को उन्होंने दोबारा कभी नोटिस ही नहीं किया। इसके करीब 200 साल तक इसके बारे में न कोई जानता था और न ही किसी ने नेपच्यून को देखा था। किसी ने इसे खोजने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद सन 1821 में एलेक्सिस बोवार्ड ने यूरेनस को स्टडी करते हुए उसके ऑर्बिट में कुछ डेविएशंस को नोटिस किया और उसके कंक्लूजन में बोवार्ड ने यह हाइपोथेसाइज किया कि यूरेनस के बाद भी कोई बड़ा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कैलकुलेशंस में तो बोवार्ड ने नेपच्यून को लगभग खोज ही लिया था, लेकिन अभी भी असलियत में इसे देखा जाना बाकी था। 1843 में जॉन काउच एडम्स भी यूरेनस की ऑर्बिट को स्टडी कर रहे थे। 1846 तक आते आते उनकी कैलकुलेशंस भी एक नए प्लेनेट की ओर इशारा कर रही थी। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक अर्बिन ली वेरियर भी इंडिपेंडेंटली अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे और इन सब की कैलकुलेशंस एक अनजाने ग्रह की ओर ही इशारा कर रही थी, जिसे खोजा जाना अभी बाकी था। और आखिरकार ली वेरियर की बताई गई लोकेशन के आसपास ही जॉन गॉटफ्राइड गेल ने उस मिस्ट्री प्लेनेट को खोज ही लिया। 23 सितंबर सन 1846 का वो दिन जब सदियों से चला आ रहा आखिरी प्लेनेट का वो रहस्य खत्म हुआ और हमें 8वां ग्रह नेपच्यून मिला। अब एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन कई और सवाल अभी भी बाकी थे। डायमीटर के लिहाज से यह ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे भारी और गैस प्लैनेट्स में सबसे डेंस प्लैनेट नेपच्यून ही है। अगर हमारी पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो नेपच्यून का भार 17 पृथ्वियों के बराबर है। अपने पड़ोसी यूरेनस से बस थोड़ा सा ज्यादा भारी नेपच्यून प्लैनेट एक आइस जाइंट प्लैनेट है, जो कि पूरी तरह से गैस, लिक्विड और बर्फ से बना हुआ है। सौरमंडल के इस आखिरी छोर पर सूरज की रोशनी बहुत कम रह जाती है और इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। नेपच्यून पर मौजूद मीथेन इसी वजह से एक खास पैटर्न में वाइब्रेट करती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक ब्लू कलर देखने को मिलता है। दरअसल इस प्लेनेट को इसके नीले रंग की वजह से ही समुद्र के देवता का नाम मिला है, लेकिन नेपच्यून के बारे में सिर्फ इतना जान लेना ही काफी नहीं था। हमारे पास नेपच्यून के बारे में सिर्फ वही जानकारी थी जो हमने यहाँ धरती पर रहकर कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस के जरिए हासिल की थी। पर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला था। एक तो ये ग्रह इतना दूर था और ऊपर से जानकारी का अभाव, इन सब चीजों ने इस ग्रह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। अब हमें जरूरत थी इस ग्रह के और पास जाने की, ताकि हम ये पता कर सकें कि आखिर नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में चल क्या रहा है। सन 1977 में नासा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करता है, जो खास तौर पर हमारे सौरमंडल के बाहरी प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए थे और ये स्टडी कंप्लीट करके इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल जाना था। करीब 12 साल बाद सन 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून को फ्लाई बाय करता है और हमें नेपच्यून की पहली साफ तस्वीर देखने को मिलती है। ये पहली बार था जब हमने नेपच्यून को इतना साफ देखा था। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी नेपच्यून को स्टडी किया, लेकिन हबल की इमेजेस में डेटा तो बहुत खूब था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। वॉयेजर की इमेजेस तकरीबन 30 साल तक नेपच्यून की सबसे क्लियर इमेजेस बनी रही, लेकिन दिसंबर 2021 को लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया और पेश है JWST द्वारा ली गई नेपच्यून की ये इमेज। वॉयेजर के करीब 30 साल बाद वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। नियर इंफ्रारेड कैमरा से ली गई इस इमेज में हमें नेपच्यून और उसके आसपास की हर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इस इमेज में हमें नेपच्यून नीले नहीं बल्कि डार्क यानी कि गहरे रंग का दिखाई दे रहा है,
जो कि मीथेन गैस की वजह से है। मीथेन गैस इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से नेपच्यून डार्क दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ इमेज में कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं जो कि नेपच्यून पर मौजूद मीथेन गैस और आइस के बादल हैं। इसके अलावा हमें पहली बार तस्वीरों में नेपच्यून का रिंग सिस्टम देखने को मिला, और वो भी इतना क्लियर। हालांकि नेपच्यून के रिंग सिस्टम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे थे, क्या वाकई में नेपच्यून के पास कोई रिंग्स हैं भी या नहीं। ये कंफ्यूजन काफी समय तक लोगों में रहा, क्योंकि नेपच्यून हमसे इतना दूर है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस में रिंग्स दिखाई ही नहीं देती। लेकिन JWST की इस इमेज में रिंग्स को हम साफ तौर पर देख सकते हैं। नेपच्यून की ये रिंग्स छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और आइस की बनी हुई हैं, और इसलिए इन्हें देख पाना काफी मुश्किल रहता है। ग्रह के बीचों बीच दिख रही ये ब्राइट लाइंस इस प्लेनेट पर चल रही भयानक तबाही का प्रतीक हैं। जी हाँ, ये है नेपच्यून पर चलने वाली इस सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं। यहाँ पर हमेशा तूफान बनते ही रहते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तो स्पेस का भयंकर सूनापन और ऊपर से नेपच्यून के ये तूफान। शायद ही कोई होगा जो ऐसे में यहाँ पर जाने की हिम्मत करेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस में कोई भी स्पेस प्रोब नेपच्यून पर सरवाइव कर पाएगा? हालांकि ये हवाएं तो फिर भी कुछ नहीं है। नेपच्यून की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है। इवन इसे सोलर सिस्टम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये है द ग्रेट डार्क स्पॉट। पहली बार इन मिस्टीरियस डार्क स्पॉट्स को वॉयेजर 2 ने सन 1989 को ऑब्जर्व किया था। नेपच्यून के सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद वो डार्क स्पॉट देखने में जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही लग रहा था। लेकिन वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सन 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपच्यून की ओर देखा। वो डार्क स्पॉट गायब हो चुका था। यानी कि नेपच्यून के डार्क स्पॉट का पूरा मैकेनिज्म जुपिटर पर पाए जाने वाले द ग्रेट रेड स्पॉट से बिल्कुल अलग था। जहां ग्रेट रेड स्पॉट पिछले कई 100 सालों से जुपिटर पर ऐसे ही मौजूद है, लेकिन वहीं डार्क स्पॉट की लाइफ काफी कम है। कुछ ही समय बाद वैज्ञानिक ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गए थे कि एक और डार्क स्पॉट नेपच्यून पर दूसरी जगह बन चुका था, और ये करीब 1998 से सन 2000 तक गायब हो गया। और इसके बाद अनेकों ही डार्क स्पॉट्स इस प्लेनेट पर देखे गए। 2021 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही नेपच्यून के इन डार्क स्पॉट्स को स्टडी किया जाता रहा। हमारे पास इन डार्क स्पॉट्स का कोई क्लियर व्यू नहीं था। हाल ही में 2018 में नेपच्यून पर एक और रहस्यमयी डार्क स्पॉट को देखा गया। धरती के अटलांटिक ओशन जितने बड़े डायमीटर के इस डार्क स्पॉट को नेपच्यून पर देखकर वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब नॉर्थ से साउथ जा रहा ये तूफान अचानक रिवर्स होकर दोबारा नॉर्थ की तरफ ही जाने लगा। आखिर ऐसा क्या है इन तूफानों में जो हम समझ नहीं पा रहे? आखिर क्या चल रहा है नेपच्यून पर? क्या ये इकलौती ऐसी चीज थी जिसे हमने ऑब्जर्व किया, या फिर ये अनोमलीज नेपच्यून पर होती रहती हैं? हबल द्वारा देखा गया ये तूफान नेपच्यून पर देखा गया सबसे बड़ा तूफान था। आखिरकार ये तूफान नेपच्यून पर कैसे बनते हैं? ये कैसे अचानक ही गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह दिखाई देने लगते हैं? इससे एक बात तो साफ है कि नेपच्यून के नीले रंग के नीचे ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज छिपी बैठी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेपच्यून की इन गुत्थियों को सुलझा पाएगा, या फिर कैसिनी प्रोब की तरह हमें नेपच्यून पर भी कोई ऐसा ही मिशन भेजना पड़ेगा ताकि हम नेपच्यून की डीप लेयर्स में जाकर ये देख पाएं कि आखिर इस अनजान दुनिया में चल क्या रहा है? जेम्स वेब की इस नई इमेज में आपको एक ग्रीन लाइट दिख रही होगी। ये वाकई काफी खूबसूरत है, लेकिन ये लाइट कोई चमकीला तारा या कुछ ज्यादा मिस्टीरियस चीज नहीं है, बल्कि नेपच्यून का ही चांद है। जी हाँ, नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन, और ये चांद भी कम मिस्टीरियस नहीं है। इमेज में हमें नेपच्यून के करीब 7 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्राइटन यहाँ पर वैज्ञानिकों के निशाने पर है। माना जाता है कि ट्राइटन नेपच्यून का मून है ही नहीं। ये असल में नेपच्यून के करीब नहीं बना था, बल्कि ये कोई कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से कैप्चर कर लिया था। और ट्राइटन का एक्सट्रीमली इलिप्टिकल ऑर्बिट इस बात का पुख्ता सबूत है। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ट्राइटन पर जीवन की संभावना भी हो सकती है, जैसे कि जुपिटर के यूरोपा और शनि ग्रह के टाइटन और एनसेलेडस पर है। तो इस लिहाज से ये चांद और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। हो सकता है कि इस चांद की सतह के नीचे भी कोई लिक्विड ओशन मौजूद हो, जहां पर जीवन हमारी नजरों से परे फल फूल रहा हो। कुछ भी हो सकता है
क्योंकि ये प्रकृति हम इंसानों को हमेशा हैरान ही करती आई है। एक हैरानी और हमें तब होती है जब हम एक ऐसे रहस्यमय ग्रह की कल्पना करते हैं जो नेपच्यून से भी कहीं आगे मौजूद है। एक बड़ा और दैत्याकार ग्रह जो अंधेरे से भरे इस अंतरिक्ष में हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। हो सकता है कि इस ग्रह पर भी जेम्स वेब से कोई नई खबर सुनने को मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को भी कवर करें तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वैसे कई रहस्य हैं नेपच्यून को लेकर अभी भी। आज भी हम नेपच्यून को लेकर सवालों से ही घिरे हैं। आशा है कि जेम्स वेब से जल्द ही हम कुछ नया खोज पाएंगे और अपने सवालों की तलाश में बेहतर उत्तर तलाश पाएंगे। दोस्तों, आशा है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।